नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर माई सी ए इंडिया में। और आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, और दोनों ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है आज का EPFO रिटर्न्स। EPFO का जो मैसेज आ रहा है हमारे पास, लोगों के पास, जो आप कंपनीज़ हैं, जिन लोगों की कंपनीज़ है प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली उन लोगों के पास एक मैसेज आ रहा है डिपार्टमेंट की साइड से कि योर एस्टैब्लिशमेंट हैज़ फेल्ड टू रेमिट दिस ड्यूज, ऐसे करके एक मैसेज आ रहा है। तो उस मैसेज पे आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है उस पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक TDS का एक पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे, वो भी बेहद ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है यशी माहेश्वरी और आप देख रहे हैं माई सी ए इंडिया। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है, आप लोग फेस कर रहे हो एक मैसेज जो आ रहा है EPFO की साइड से। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप EPFO में रजिस्टर्ड हो जाते हैं जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तभी बाय डिफ़ॉल्ट। जी हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका EPFO और ESI रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास EPFO रजिस्ट्रेशन भी है और ESI का रजिस्ट्रेशन भी है, बट आप क्या कर रहे हो, आप उस पर कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, उसका कोई कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। और क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। और एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमारे एस्टैब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं तब वो एप्लीकेबल होता है। और अभी हम स्टार्टअप्स हैं, न्यू कंपनीज़ है, तो अभी न्यू कंपनीज़ में काम नहीं होता है और इतने एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दैट्स वाई वी आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न्स ऑफ EPF एंड ESI बोथ। बट वॉट हैपेंड नाउ? अब हुआ क्या है, सडनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, EPF डिपार्टमेंट एकदम से मैसेजेस भेजते हैं कि यू आर फेल्ड टू रेमिट दीज ड्यूज, काइंडली फाइल दिस दिस दिस। तो आप लोगों को डरना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको करना क्या है। सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन ये है कि जो लोगों पे EPF एप्लीकेबल होता है, यानी कि जिनका बिजनेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है और उनके एस्टैब्लिशमेंट में, उनकी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको वो एप्लीकेबल होगा और उनको वो फाइलिंग भी ज़रूरी हो जाएगी करनी, कंपलसरी उनको फाइलिंग करनी ही है EPF की, राइट। दूसरा ऑप्शन है जिन पे वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है, जो उस लिमिट में फॉल ही नहीं करते हैं, उनको क्या करना है? तो उन लोगों को दो ऑप्शन है उन लोगों के पास। पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो वॉलंटरीली उस चीज़ को अप्लाई कर दें, यानी कि वॉलंटरीली EPF का जो रजिस्ट्रेशन है उसे एक्टिव कर दें और अपनी सारी रिटर्न्स जो पेंडिंग हैं वो फाइल करा लें विद ड्यू लेट फीस। जो भी आपके जो नॉमिनल चार्जेस आएंगे, आप कंसल्ट कर सकते हो किसी प्रोफेशनल से और हेल्प ले सकते हो टू गेट योर रिटर्न्स फाइल्ड, EPF की भी और ESI की भी। आप वॉलंटरी आप जा सकते हो। या आपको लगता है कि 1-2 महीने बाद, आप 3 महीने बाद आप चाहते हो अपने एम्प्लॉयज़ को कवर करना वॉलंटरीली भी, चाहे वो 20 से ज़्यादा ना भी हो, पर जो भी आपके 5 या 6 एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप चाहते हो कवर कर लेते हैं, चलो ESI में, EPF में, तो आप वॉलंटरी भी जा सकते हो और अपना रिटर्न्स फाइल करके एक्टिव कर सकते हो उसको, पहला। अब दूसरा दूसरा जो सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जो एप्लीकेबल, जिन पे नहीं होता है, वो ये है कि यू हैव टू डू नथिंग। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वो मैसेजेस इग्नोर करने हैं। जी हाँ। अब ये जो मैसेजेस होते हैं ये ऑटो मैसेजेस होते हैं। जैसे कि आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती GST की तो आपके पास मैसेज आते हैं, ऐसे ही मैसेज ये हैं, ऑटो जनरेटेड मैसेज हैं। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, PF डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं। आप इनको इग्नोर करिए और वेट करिए सही टाइम का। हो सकता है कोई PF डिपार्टमेंट कोई ऐसा सर्कुलर या कुछ जारी करे जिसमें आपको वेवर मिल जाए फीस का, या फिर हो सकता है कि आपके पास कल को कोई शो कॉज नोटिस आए, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है, तो आपको उसका जवाब देना पड़े कि ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और इसलिए हमने रिटर्न नहीं फाइल करी। तो ये दोनों रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप सिंपली जाइए, वॉलंटरीली अप्लाई कर दीजिए और रिटर्न फाइल कर दीजिए। दूसरा रास्ता कि आप उस चीज़ का वेट करिए, आपको अभी रिटर्न नहीं फाइल करनी है, आपको शो कॉज नोटिस आएगा तब का वेट करिए और तब हम उसमें आप जवाब दे देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन चूज़ एनी वन जो आपको सही लगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा आपको थोड़ा लग रहा है कि, तो यू कैन टॉक टू योर प्रोफेशनल कंसल्टेंट फॉर दिस, राइट। दूसरी चीज़ आपकी क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आप जो TDS वाला पॉइंट है वो हम ध्यान से बात करते हैं। TDS में क्या हुआ है, अभी इनकम टैक्स की साइड पे बहुत सारे जो पैन हैं, पैन नंबर हैं, वो आपके इनएक्टिव हो चुके हैं। इनएक्टिव का मतलब है अगर कोई पैन आधार से लिंक नहीं था तो उसको गवर्नमेंट ने इनएक्टिव मोड में डाल दिया है। अगर कोई भी पैन इनएक्टिव होता है और उस पर अगर आप TDS डिडक्ट करते हो तो वो TDS
आपका 20% के रेट से डिडक्ट होता है, ना कि आप जो रेट से TDS डिडक्ट कर रहे हो वो रेट से। अगर आप 5% से डिडक्ट कर रहे हो तो भी वो 20% हो जाएगा, अगर आप 10% से कर रहे हो तो भी वो 20% से डिडक्ट करना है, या फिर जो भी रेट से आप TDS डिडक्ट करते हो और सामने वाले का पैन जो है वो एक्टिव ही नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। TDS डिडक्ट करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो पैन नंबर पे TDS काट रहे हो वो पैन नंबर एक्टिव होना चाहिए। अगर वो पैन नंबर एक्टिव नहीं है तो यू हैव टू डिडक्ट 20% TDS ऑन दैट पैन नंबर। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी जो मुझे लगा एक आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें EPF की, ESI की और एक TDS की, ये दोनों जानकारी बहुत ज़रूरी थी जो मैंने एक ही वीडियो में आपको दे दी है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ और ज़रूरी बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।